हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे। चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोe, यानी कि आप देख रहे थे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं। ठीक है, इजी टॉपिक है। अभी तक आपने इजी यहाँ पर क्या किए हैं, जो भी टॉपिक हैं वो सारे इजी रहे हैं हमारे लिए। हमने बात की है सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, जीव का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं जिन्हें आप सूक्ष्म जीव कह रहे हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। और उसके लिए आप क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप आंखों के द्वारा देख पाए, लेकिन मैक्सिमम क्या होंगे जिनको देखने के लिए आप यहाँ पर माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे थे अलग अलग कैटेगरी। आपने बोला कि सूक्ष्मजीव एक या दो नहीं है, आपने बोला बड़े बड़े ग्रुप हैं और अलग अलग प्रकार के ग्रुप है, जिसमें बैक्टीरिया की आपने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बात की है यहाँ पर फंगस की, फंजाई की, कवक की। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पर बात की है प्रोटोजोआ की, देन एल्गी, और आपने बात की है यहाँ पे वायरस की। वायरस के अलावा वायरॉइड्स भी हमारे पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोग कर चुके थे। अब आप देख रहे थे यहाँ पर वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि सूक्ष्म जीव कहाँ पे रहते हैं। आपने कहा इजी क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव सभी जगह रहते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो सूक्ष्म जीव हैं उन पर, उनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने कहा दोनों प्रकार का, जो हमें लाभ देंगे वो हमारे मित्र होते हैं, जो हमें हानि पहुंचाएंगे वो हमारे शत्रु होते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ यूजेस यहाँ पर देखे थे, जिसमें आपने क्या क्या अभी तक बात की है। आपने बोला दही बनाने में एक बैक्टीरिया का यूज हो रहा है जिसे आप लैक्टोबैसिलस कह रहे हैं। फिर आपने बोला यहाँ पर कि जो ईस्ट है, ईस्ट का उपयोग यहाँ पर ब्रेड को बनाने के लिए और केक को बनाने के लिए आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डो फूल रहा है। अब आपने बात की यहाँ पर कि कुछ एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी क्या है, सूक्ष्म जीवों का हम उपयोग कर रहे हैं। और इसी के साथ आपने बात की है वैक्सीन यानी कि टीका की। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा टीकाकरण क्यों करवाया जाता है, वैक्सीनेशन क्यों कराया जाता है। और जब आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जब यहाँ पर आपको वैक्सीन लगाई जाती है, तो वो काम कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है, इसका पूरा जो रिलेशन है वो आपके इम्यून सिस्टम से होता है। हमने बात की कि इम्यून सिस्टम में किस प्रकार से चेंजेस आएंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने बोला आपकी एक सेल है और यहाँ पर कोई क्या है, सूक्ष्म जीव है। कोई भी क्या है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव है या कोई रोगजनक, कोई सूक्ष्म जीव है जो क्या है, रोगजनक है। अब हमने बोला ये आपकी सेल के अंदर जब चला जाता है तो ये क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, और अपनी संख्या में वृद्धि करेगा तो आपकी सेल को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, यानी कि आपके शरीर में फिर रोग के लिए उत्तरदायी होता है। अब हमने कहा कि जब ये एक बार जाता है तो आपकी इम्यून सेल्स इसे पहचानती हैं और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इसे डिस्ट्रॉय करेगी और आपकी सेल को क्या करेंगे, यहाँ पर सुरक्षित करती हैं। तो मेन बात है एंटीबॉडी की। आपने बोला अगर ऐसा हो कि किसी सूक्ष्म जीव के लिए, किसी रोगजनक के लिए हम पहले ही एंटीबॉडीज बना दे, तो फिर क्या होगा कि आपके बीमार पड़ने के चांसेस कम होंगे और आप पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे उस रोगजनक से। अब हमने क्या किया कि हमने सूक्ष्म जीव को लिया जिसकी वजह से, जिसके कारण वो रोग हो रहा था, हमने रोगजनक को लिया, उसे निष्क्रिय किया, अपनी बॉडी में डाला, क्योंकि हमारी बॉडी में अब वो कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाएगा, वहां पर एंटीबॉडीज बनी है। अब वही सेम जो रोगजनक है वो दोबारा आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है, तो आपने बोला चाहे वो सक्रिय अवस्था में है, अभी वो एक्टिव फॉर्म में है, तब भी क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी जो कि क्या करेंगी, उस रोगजनक को यहाँ पे नष्ट कर देंगी। ठीक है, तो ये तो आपने बात की किसकी, वैक्सीनेशन की। हमारा जो टॉपिक था, हम बात कर रहे थे यहाँ पर, हमने बोला कि इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं उसके लाभदायक जो भी आपके पास अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि आपने देखा कि किस प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, क्या क्या बेनिफिट हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपने कहा कि कर्ड के फॉर्मेशन के लिए, फिर सेकंड आपने कहा कि यहाँ पर ब्रेड और केक या फिर अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए, फिर आपने कहा एंटी बॉडीज के फॉर्मेशन के लिए, फिर आपने कहा वैक्सीन के फॉर्मेशन के लिए। सारे किसके यूज हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास अगला जो उपयोग आता है सूक्ष्म जीवों का, वो होता है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला,
हमने बोला आपके पास दो प्रकार के जब हमने बात की थी किसकी, हम बात कर रहे थे जैविक और अजैविक की हम बात करते हैं। आपने बोला जैविक का मतलब क्या है, लिविंग, अजैविक का मतलब क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, अब आपने बोला जैविक जो होगा उससे जैविक कचरा भी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल बचा हुआ भोजन, या फिर पौधे की पत्ती या लकड़ी, या फिर आपने बोला किसी का मृत शरीर। ठीक है, किसी की डेड बॉडी जो मृत शरीर होता है वो भी क्या है, आपका जैविक कचरा है। अब आपने बोला ये जितना भी जैविक कचरा है, एग्जाम्पल तो आप समझ गए कि जैविक कचरा क्या हुआ, किसी जीव से, यानी कि वो कचरा जो कि किसी जीव से उत्पन्न हुआ है उसे आप जैविक कचरा कह रहे हैं। अब आपने कहा कि आपको कचरे का निपटान करना चाहिए, ऐसा नहीं है होता है कि हम कहीं भी कचरे को फेंक दें, हम क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। आपने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, जैविक कचरे और अजैविक कचरे को अलग अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो जैविक कचरा है इसका जो निपटन है वो क्या होता है, नेचुरली जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसके द्वारा इसका क्या होता है, निपटन हो जाता है। लेकिन जो अजैविक कचरा है वो नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, वहां पर उसे क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, उसका क्या उपचार करना पड़ता है, जो कि आप आर्टिफिशियली तरीके से करते हैं। तो दोनों चीजें अगर एक साथ रहेंगी तो क्या होगा कि वहां पर आप अच्छी तरीके से उस कचरे का निपटन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अलग अलग जो कचरा होता है उसे हम रखते हैं। आपने बोला जो जैविक कचरा होता है उसका जो अपघटन करेंगे वो करते हैं अपघटक। अपघटक क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, और जब अपघटन करते हैं तो आपको क्या मिलती है, खाद मिलती है, मेन्योर जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अब आपने कहा अपघटक क्या होंगे और अपघटन क्या होता है। अपघटक में आपने कहा कि सूक्ष्म जीव भी आते हैं और कृमि भी आते हैं। ठीक है, तो अपघटक क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। आपने कहा यहाँ पर हम क्योंकि माइक्रोब्स के बारे में बात करें, आप माइक्रोब्स की ही बात करेंगे। आपने कहा अपघटक क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे। अब अपघटन क्या होता है, आपने बोला कि ये क्या करेंगे, उस कचरे को एज अ फूड वहां पर कंज्यूम करेंगे, और एज अ फूड जब कंज्यूम करेंगे तो उस भोजन का क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अब आपने जब डाइजेशन पढ़ा था तो डाइजेशन में हम क्या पढ़ रहे थे, अल्टीमेटली आप ये चीज पढ़ रहे थे कि भोजन का, फूड का ब्रेक डाउन कैसे करें। आपने कहा आपके पास क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था। आपने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था आपके पास। ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थ था। अब इससे आपने क्या किया, जब इसे छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया, फिर आपने इसे और छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया, और अब आपके पास क्या है, ये सेमी सॉलिड है। अब आपके पास क्या है, ये सेमी सॉलिड है, यानी कि अर्ध ठोस अवस्था में है। अर्ध ठोस अवस्था में यानी ना तो लिक्विड है ना तो सॉलिड है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपलर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ आपका सरल भोज्य पदार्थ में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आपने कहा अपघटन हो रहा है। अपघटन में क्या हो रहा है, आपने का जो फूड मटेरियल है वो और सरल होता चला जा रहा है। तो सेम जो अपघटक है वो यहाँ पे यही कर रहे हैं कि जो यहाँ पे कचरा था उसे वो भोजन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उसका अपघटन कर रहे हैं। अपघटन कर रहे हैं तो जो भोजन है, भोजन कहिए, भोजन किसका होगा, अपघटकों का होगा। हमारे लिए क्या है, जैविक कचरा। तो जैविक कचरा क्या है, उसका निम्नीकरण हो रहा है, वो छोटे फॉर्म में आता चला जा रहा है, और एट लास्ट वो इतनी छोटी फॉर्म में आ गया है कि अब वो कचरे से खाद में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, क्या हुआ, खाद में परिवर्तित हो गया। अब ये जो खाद है इसे, ये कहाँ पे होगी, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस आपने कचरे को कहाँ पे इकट्ठा किया, किसी लैंड में, किसी भूमि पर आपने क्या किया, इकट्ठा किया। अब जब खाद बन गई तो ये खाद कहाँ पे मिक्स हो जाती है, आपने कहा कि ये मिट्टी में मिक्स हो जाएगी, और जब मिट्टी में मिक्स होती है तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो वहाँ पे बढ़ जाती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ह्यूमस यहाँ पर ऐड हो जाती है। ठीक है, पढ़ लें क्या क्या चीजें आपको बता रखी है। आपने बोला देयर आर सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम दैट आर
प्रेजेंट इन द सॉइल। क्या होते हैं यहाँ पर? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। ये कहाँ पे होते हैं? मिट्टी में मौजूद होते हैं, ठीक है। जनरली इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। आमतौर पर क्या होते हैं? फलीदार पौधे की जड़ों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। That are capable of fixing the atmospheric nitrogen to enrich the soil with the nitrogen, which increase the fertility of soil and the yield of the crop। चलिए, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हम ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने ये वाला पोर्शन ही क्या किया है? डिस्कस किया है, ठीक है, कि सूक्ष्मजीव किस प्रकार से क्या कर रहे हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो आपने कहा कि क्योंकि यहाँ पे आपने क्या, जैविक कचरे का निपटन किया गया है, तो जैविक कचरे का निपटन किया गया, तो आपने कहा पर्यावरण की सफाई भी हो गई है, प्लस यहाँ पर क्या हुआ? खाद का निर्माण हुआ। तो खाद क्या करेगी? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगी। आपने क्या बात की? सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज that organic matters and convert them into a simpler substance or manure that can be reused for animal, for plants, making the environment clean। आपने बोला कुछ सूक्ष्म जीव मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने और उन्हें सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, जिसे जानवरों या पौधे के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो सके। अब हमने अभी जो बात डिस्कस की है वो ये वाली की है। हमने बोला कि कुछ क्या होते हैं? कुछ ऐसे ही सूक्ष्म जीव होंगे कि जो मृत कार्बनिक पदार्थों का, मृत कार्बनिक पदार्थ क्या? आपने कहा किसी भी जीव की डेड बॉडी हो सकती है, किसी भी पेड़ की पत्ती हो सकती है, तना हो सकता है, या लकड़ी हो सकती है। ध्यान रखिए, सूखे तने की हम बात करें, जो कि पौधे से क्या हो गई हैं? अलग हो गई हैं। आपने बोला बचा हुआ भोजन हो सकता है, फल सब्जी के छिलके हो सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? जो यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, ये इन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि क्या होते हैं? ये इन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब जब सरल रूप में परिवर्तित कर देते तो आप इसे क्या कह रहे हैं? मेन्योर कह रहे हैं, खाद कह रहे हैं। आपने मेन्योर पढ़ा था, आपने मेन्योर पढ़ा था, आपने फर्टिलाइजर्स पढ़ा था, ठीक है। यानी कि आपने खाद पढ़ी थी और आपने बात की थी कि खाद या फिर मेन्योर और फर्टिलाइजर्स में दोनों में से ज्यादा सही कौन होता है? उर्वरक और खाद में दोनों में डिफरेंस आपने पढ़ा है जब आप छोटी क्लासेस में थे। आपने बोला जो खाद होती है वो क्या करती है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रही है। खाद का जो निर्माण हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है। खाद के निर्माण में क्या होता है कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, और ये क्या करेगा? जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो बहुत ज्यादा और एकदम से इन्हांस नहीं करता है, बल्कि धीरे धीरे क्या करता है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है और आपको जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। अगर हम उर्वरक का कंपैरिजन यहाँ पर करें फर्टिलाइजर्स का, आपने कहा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, और ये इनका जो फॉर्मेशन होगा वो आर्टिफिशियली होगा, कृत्रिम रूप से होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? कृत्रिम रूप से होता है, प्लस इनमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, आप किसकी बात कर रहे हैं? खाद या मेन्योर और फर्टिलाइजर, ठीक है। आपने कहा कि अगर हम देखें मेन्योर में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। किसके कंपैरिजन में? फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब जब न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में होते हैं तो आपने क्या बात की कि ये क्या करेंगे? जब आपने जो फर्टिलाइजर्स हैं वो आपने कहाँ डाले? जब आपने मिट्टी में ऐड किए, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता है वो एकदम से बढ़ा देते हैं, तो आपको एकदम से रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, आपने कहा कि जो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स है और जो मेन्योर है दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो फर्टिलाइजर्स आपको एकदम से बहुत अधिक उत्पादन दे देते हैं। जो मेन्योर है यहाँ पर वो कंपैरेटिवली उतना अधिक उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन होता क्या है? अगर आप कंटिन्यूअसली अधिक मात्रा में उर्वरकों का यूज कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं? सॉइल प्रोफाइल को नष्ट कर देते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं। इट मीन्स ये क्या करेंगे? जो मिट्टी है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनमें होते हैं केमिकल्स। अब ये जो केमिकल्स हैं आपने अभी बात की, जब हम बात करेंगे इसके बाद, इससे पहले वाले जो पोर्शन है, तो आपने एक बैक्टीरिया की बात की है, राइजोबियम, ठीक है। ऐसे ही मिट्टी में क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं। तो जब आप केमिकल को ऐड करते चले जाएंगे तो उन केमिकल्स का
वो जो सूक्ष्म जीव होंगे जो मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो माइक्रोब्स खत्म होने लगेंगे तो आपने क्या कहा कि ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसे प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उर्वरकों का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर बात करें खाद की, तो आपने कहा खाद का कोई भी नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, बल्कि आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव पॉइंट्स ही वहां पर देखने को मिलते हैं। तो क्लियर है इतनी बात। आपने क्या बोला कि यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है वो इन्वायरमेंट को साफ कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर भी इस पॉइंट में भी आप कहेंगे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। प्लस आपने क्या बोला, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो चलिए इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, एक और पॉइंट हमने बात की थी, हमने बोला था यहाँ पर कि मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपने बोला N2 की फॉर्म में होती है। नाइट्रोजन गैस को अगर आप बोले आप N2 की फॉर्म में रखेंगे। अब होता क्या है कि सभी को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये आप जानते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने कहा आपकी बॉडी में जो भी फॉर्मेशन होते हैं, आपके जो शरीर के अंगों की मरम्मत होती है वो सारी किससे होती है, प्रोटीन से होती है। इसके अलावा प्रोटीन के और भी ज्यादा यूजेस हम देखते हैं। अब आपने बोला सबको ही जरूरत है किसकी, प्रोटीन की, चाहे प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। अगर हम अपनी बात करें तो हमने कहा कि हम तो डायरेक्टली डिपेंड है किस पर, प्लांट्स पे, क्योंकि हमने क्या किया, आपने पल्सेस को यूज किया और आपको प्रोटीन वहां से मिल गई है। लेकिन जो प्लांट्स है अब वो कहाँ से नाइट्रोजन को लेंगे, तो आप कहेंगे कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, नाइट्रोजन का है, और इजिली जो प्लांट है उसे क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। जो N2 है आपकी, जो N2 है आपकी, वो NO3 या NO2 की फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तभी प्लांट क्या करते हैं, इसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको N2 को क्या कन्वर्ट करना है, NO3 या NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है इसे आप क्या कहते हैं, नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजन, जिसे आप नाइट्रोजन साइकिल से भी याद करते हैं,
और ये जो नाइट्रोजन साइकिल हो रही है इसमें कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ों पे रहते हैं। तो आपने बोला, क्या आपने पढ़ा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में मौजूद होते हैं और ये फलीदार पौधे की जड़ में होते हैं। अब काम क्या होगा इनका, आपने कहा दैट आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एनरिच द सॉइल। ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने का मतलब क्या हुआ, ठीक से नहीं होगा, फिक्स करने का मतलब होगा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी कि N2 को NO3 और NO2 की फॉर्म में जो कन्वर्ट करना होता है उससे आप कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करना। यानी कि आप नाइट्रोजन को इस रूप में, इस फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे कि जो प्लांट है वो इजिली क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। इसे आप क्या करें, नाइट्रोजन का फिक्स करना कहते हैं। तो आपने बोला कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो मिट्टी में मौजूद होते हैं और फलीदार पौधे की जड़ों पर होते हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला, विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड द यील्ड ऑफ द क्रॉप। अब ये क्या करती है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से समृद्ध किया जाता है मिट्टी को, जो कि मिट्टी को बढ़ाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो चलिए ये वाला जो पॉइंट है इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसे देख लेते हैं। ये आपको बताया गया है कि कैसे जो यहाँ पर जैविक जो आप कचरे की बात कर रहे थे तो उसका निपटन कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से एक डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी आपको मिट्टी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखो प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होती है, यहाँ पर क्या है इसमें टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे जो अपघटक होंगे वो काम कर रहे हैं और अपघटकों के रूप में आपने क्या बोला सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, इसको इसके अपघटन में क्या कर रहे हैं सहायता कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे हमने आपने बोला एज अ फूड कंज्यूम करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं इसका निम्नीकरण करते हैं। जैसे कि आपने क्या बोला कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपल फॉर्म में आपके पास आ गई है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। आप यहाँ तक तो आपने बात की कि यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में या यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में कि किस प्रकार से क्या करते हैं हमारे जीवन में हमें सहायता प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे हार्मफुल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है वो इतने ही नहीं है कि जो आपको क्या करते हैं सहायता प्रदान करते हैं। बहुत सारे या फिर आप कहेंगे कि मैक्सिमम जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपको क्या करते हैं बीमार करते हैं, आप में बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या बीमारी को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, बात करेंगे आप हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आपने बोला दे कैन बी हार्मफुल, दे मतलब किसकी बात हो रही है, आपने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल इन न्यूमरस वे टू ह्यूमन प्लांट एनिमल एंड कॉज डिजीज। आपने बोला कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्यों पौधों और जानवरों के लिए कई तरह से हानिकारक हो सकते हैं या फिर माइक्रोब्स के लिए ही हानिकारक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, हमने बात की थी जब आप बात कर रहे थे किसके बारे में, वायरस के बारे में। आपने बोला वायरस क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर रहा है, वायरस प्लांट को भी इन्फेक्ट कर रहा है, वायरस एनिमल को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। अब बैक्टीरिया को जो वायरस इन्फेक्ट करता है क्या कह रहे थे हम उसे बैक्टीरियोफाज कह रहे थे। ठीक है, प्लांट को जो वायरस इन्फेक्ट करता है क्या एग्जांपल लिया था आपने, टोबैको मोज़ेक वायरस लिया था। एनिमल को जो वायरस इन्फेक्ट करता है एचआईवी वायरस आपने एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि वायरस को भी हम सूक्ष्म जीव ही तो कह रहे हैं, जीव नहीं भी कह रहे हैं। आपने कहा इतना माइक्रो है कि आप इसे नहीं देख सकते हैं और अगर किसी सेल के अंदर चला जाता है यानी कि किसी होस्ट के अंदर चला गया तो आपने कहा कि क्या होता है लिविंग के कैरेक्टर इसमें आने लगते हैं, यानी कि रेप्लिकेट करने लगेगा और सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो क्या होता है बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि क्या कर रहा है बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो पौधे हो गए हैं, प्लांट्स हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं या फिर दूसरे सूक्ष्म जीव हो गए हैं, उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। As stated, the disease causing microorganisms are known by the name of pathogens। अब आप ध्यान दीजिए, आपने बोला कि जैसे कि कहा गया है कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, आप रोगजनक कहते हैं या पैथोजन कहते हैं। अब आप रोगजनक, क्योंकि आपने रोगजनक जो शब्द है वो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो अगर मैं पैथोजन कहूँ या रोगजनक कहूँ अब आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, पैथोजन रोगजनक एक ही चीज है, एक बार आप लोग यहाँ पर स्टडी कर लीजिए। चलिए तो अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन से माइक्रोब्स होंगे जो कि क्या करते हैं आपको हानि पहुंचाते हैं। आपने कहा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, मनुष्य में वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, आपने यहाँ पर पढ़ा द हार्मफुल पैथोजेंस एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बाय मीन्स ऑफ एयर वाटर और फूड। सबसे पहले तो आपको ये बोला गया है कि जो माइक्रोब्स हैं वो आपकी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, जो हानिकारक जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो हवा पानी या भोजन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में क्या करेंगे प्रवेश करेंगे। दे कैन देन स्प्रेड टू अदर्स बाय कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू एन एनिमल और इंसेक्ट। आपने बोला फिर क्या होता है ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में या किसी जानवर या कीट के माध्यम से दूसरे में फैल जाते हैं। द डिजीज
that can spread from an infected person to a healthy person by means of air, water or contact are termed as communicable disease। आपको बोला गया कि वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी या संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं उन्हें आप संचारी रोग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास? प्लेग आया है, चिकन पॉक्स आया है, ट्यूबरक्लोसिस आया है, कॉमन कोल्ड है एंड द करंट कोविड-19 इन्फेक्शन। आपने बोला कि प्लेग है, चिकन पॉक्स है, तपेदिक है, सामान्य सर्दी है और कोविड-19। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अब आपको के पास क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती हैं और कैसे वो क्या कर रही हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही हैं, यानी कि वे क्या है उसके फैलने का। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, देखनी है। एग्जाम्पल आपके पास आ गए हैं और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कॉमन कोल्ड और कोविड-19, ये आप आराम से समझ सकते हैं, इजिली आप समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी है वो क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल लेती है। अब क्वेश्चन ये कि जो कोविड-19 है ये वायरस की वजह से हुआ था, ये तो आप जानते हैं। आप ये बताएंगे कि जो कॉमन कोल्ड है वो किसकी वजह से होता है, किस माइक्रोब की वजह से फैलता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में होगा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।